गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 8 सुधा मूर्ति का अभ्यास किया है। यह जो हमारा आज का चैप्टर है, गद्य है, वह संकलित है। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को के टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुक के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। सन 1974 की बात है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्था की छात्रा यानी कि सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को का विज्ञापन देखती है, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता की बात लिखी गई थी। विज्ञापन में छोटे अक्षरों में लिखे एक वाक्य को पढ़कर वह तिलमिला उठती है। वाक्य था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। तो यह बात जो है वह सुधा कुलकर्णी जी को पसंद नहीं आई थी। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। यानी कि यहाँ कहता है कि सुधा मूर्ति जो है वह कहती है कि उसने एक बार नहीं 2 बार यह जो विज्ञापन लिखा था उसमें पढ़ा कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। अब सुधा कुलकर्णी जी को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे तो स्नातकोत्तर यानी कि स्नातक होने के बाद की पढ़ाई, तो इसके बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति यानी कि वजीफा या तो हम जो स्कॉलरशिप कहते हैं उनकी पेशकश हो चुकी थी, और वह खुद भी जो है उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ जो यह भेदभाव हो रहा था, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता थी, वह बात उसे कुछ अच्छी नहीं लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी, योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डट कर करेगी। यानी कि सुधा कुलकर्णी जी जो है वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती थी, प्रथम स्थान पाती थी। उन्होंने जो कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी, उस कक्षा में उनके सहपाठियों में ज्यादातर पुरुष ही थे, लड़कियों में वह अकेली ही थी। वह परिश्रमी थी। उसे लगता है कि उसे कुछ तो करना चाहिए जिससे यह भेदभाव जो है वह दूर हो सके। यह भेदभाव सहना उसके बस की बात नहीं थी, यानी कि उसका बस जो यानी कि वह असमर्थ थी इस भेदभाव को सहन करने के लिए। और वह कहती है कि वह उनका इस बात का विरोध करेगी और डट कर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है।
उसने अपनी डायरी निकाली और वो जो विज्ञापन लिखा था उसमें जो आवश्यक सूचनाएं लिखी अपने डायरी में, और फिर वहां से वो अपनी हॉस्टल चले गई। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह जो है वह इस टेल्को कंपनी के जो सर्वोच्च अधिकारी होंगे उसे सूचित करेगी कि वह इस प्रकार का अन्याय, किस प्रकार के वह स्त्री और पुरुष में जो लेकर भेदभाव कर रहे हो और स्त्रियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम नहीं था कि वह उनके सर्वोच्च अधिकारी कौन थे, लेकिन वह इतना जानते थे कि टाटा समूह के प्रमुख जो है वह जेआरडी टाटा है। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और जेआरडी टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, अपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कर सकती है। तो अब सुधा कुलकर्णी जो है वह एक पोस्ट कार्ड लेती है और स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात सुधा सहन नहीं कर पाती, इसलिए वह पोस्ट कार्ड पर कंपनी के प्रमुख जो है जेआरडी टाटा के नाम एक पत्र लिखती है कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुषों के बीच इस प्रकार के भेदभाव से वह हैरान है। टेल्को जैसी कंपनी जो है वह ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्च पर पुणे शहर में साक्षात्कार का अर्थ होता है मुलाकात, ये तो इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी यानी कि तेजस्वी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तो लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। तो पत्र भेजने पर 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के समय वह पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देती है, पर उससे कहा जाता है कि फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। पर सुधा अपने तर्क से अधिकारी को सोचने पर मजबूर कर देती है और टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। टेल्को मतलब टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र यानी कि नौकरी से राजीनामा पत्र देना, और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह जो है उन्हें अपने कंपनी में टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति से हो जाता है, और अब वह सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति बन जाती है। उन्होंने 8 साल तक जो है वह इस कंपनी में अपनी सेवाएं दी और फिर जो है उन्होंने इसे त्याग पत्र दे दिया। 8 साल के बाद उन्होंने क्या कहा कि त्याग पत्र देकर अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती है। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। दिन दूनी रात चौगुनी यानी कि बहुत तरक्की करना। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई
और उसे कार्य रूप दिया। दोनों पति पत्नी मिलकर काफी मेहनत करते हैं और अपनी जो उनकी कंपनी जो है वह काफी तरक्की भी करती है। 1996 में सुधा मूर्ति को इंफोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन बनाया जाता है। इस फाउंडेशन के माध्यम से वह सामाजिक विकास के अनेक कार्य करती है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप भी दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। अब सुधा मूर्ति जो है वह स्वयं को सिर्फ समाज सुधारक के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है और इस समाज सुधार के कार्य में वह जो है उन्होंने बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि जो स्थल है वहां पर अस्पताल को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल बनवाया। औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद यानी कि उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में जब सूखा पड़ा था तो उसमें राहत कार्य भी किए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। तो उनके प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया जो है वह खर्च किया और 3000 से अधिक पुस्तकालय जो है वह उन्होंने खोलवाए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों के इमारतों का निर्माण करवाया। जो छात्र जो है वह सबसे ज्यादा अंक लाता है उन्हें छात्रवृत्ति दी और गांव में भी लगभग 300 कंप्यूटर भी उन्होंने जो है वह वितरित किए यानी कि बांटे। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा और राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि उन्हें जो है वह पुरस्कार मिले हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूला नहीं समान यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास से महिलाओं का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया है। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालय में देखें तो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनमें से आधी संख्या लड़कियों की होती है। आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलता पूर्वक काम कर रही है। इस बात से सुधा मूर्ति जो है वह काफी खुश है और कहती है कि हमारा मार्ग जो है वह मुश्किल जरूर है लेकिन उन पर चलना भी हमें जरूरी है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमारा ये 8वां चैप्टर सुधा मूर्ति जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सबने यह जो चैप्टर है अच्छी तरह से सीख लिया होगा। धन्यवाद।